लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज ये एक ऐसी किताब है जो कई बच्चों की रीडिंग लिस्ट में टॉप पर आती है और जिसे अक्सर एक ऐसी कहानी के रूप में बयां किया जाता है जो कि इंसानी स्वभाव के दो पहलू को बताती है। इस किताब में बताया गया है कि कैसे ब्रिटिश स्कूल बॉयज का एक क्लास एक डेजर्टेड आइलैंड में क्रैश लैंड हो गया था और क्योंकि वो जंगल में थे तो कैसे उन्होंने अपनी लाइफ बचाने के लिए स्ट्रगल किया था। लेकिन सोचिए कि रियल लाइफ में क्या होगा अगर कुछ टीनेज लड़कों को एक आइलैंड पर फंसा दिया जाए और उन्हें सरवाइव करने के लिए कोई रास्ता ढूंढने पर मजबूर कर दिया जाए। आज हम 1965 से 1966 की एक घटना के बारे में बात कर रहे हैं, जब 6 लड़के अपनी बोर्डिंग स्कूल से भाग गए और एटा नाम के एक आइलैंड पर उनकी बोट क्रैश हो गई जहां पर कोई भी रहता नहीं था। ये एक रियल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज द टोंगन कैस्टावेज की सच्ची घटना है। जून 1965 में 6 लड़के टोंगा टोपाओ के आइलैंड पर अपनी बोर्डिंग स्कूल सेंट एंड्रयूज कॉलेज में बैठे थे। ये सभी हाफेवा के ठंडे आइलैंड के रहने वाले थे और इस ग्रुप में सबसे बड़ा लड़का 16 साल का सियोने फेटुआ था। बाकी 5 लड़कों में थे स्टीफन फेटाइलाटू, कोलो फेकिटोवा, मैनो सियोने फिलिपे टोटाऊ और 13 साल का डेविड सियोला जो कि इस ग्रुप का सबसे छोटा लड़का था। ये सब अपनी स्ट्रिक्ट स्कूलिंग से तंग आ चुके थे जो कि इन सभी लड़कों के लिए एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बन चुकी थी। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी स्कूल से बचने के लिए एक फिशिंग बोट चुराएंगे और फिजी की तरफ चले जाएंगे और अगर पॉसिबल हुआ तो न्यूजीलैंड तक चले जाएंगे। उन्हें पता था कि रास्ते में कुछ परेशानियां हो सकती है, लेकिन अपनी सख्त पढ़ाई करने से भाग जाना उन्हें ज्यादा बेहतर ऑप्शन लग रहा था। उन्हें पहले से ही पता था कि वो कौन सी बोट में सफर करेंगे। सभी लड़के वहाँ के एक लोकल मछुआरे डैनियला ओहिला को बहुत नापसंद करते थे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खड़ूस था और इसीलिए सभी लड़कों ने उसी की बोट को चुना। जिस दिन उन्होंने पहली बार भागने का प्लान बनाया उसी दिन शाम को लड़कों ने उसकी व्हेलिंग बोट उधार ली और चल दिए। डेविड ने मजाक में कहा कि वो सबसे छोटा है, लेकिन बाकी लड़के उसे सिर्फ इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि वो एक लौता है जिसे बोट चलाना आता है। उस शाम हार्बर से निकल रही छोटी बोट पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो अपने साथ केले की 2 बोरियां, कुछ नारियल और एक गैस बर्नर ले गए। उन्हें लगा कि जल्द ही बोट मछलियों से भर जाएगी और ये सब जो वो ले जा रहे थे ये उनकी पूरी जर्नी के लिए इनफ रहेगा। भागने की प्लानिंग करने की जल्दबाजी में किसी भी लड़के ने अपने साथ मैप यहाँ तक कि कंपास लाने के बारे में भी नहीं सोचा। पहले तो अच्छे मौसम और साफ आसमान के साथ उनके एडवेंचर की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन फिर इन लड़कों से अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उस पहली रात को बोट में वो सभी के सभी सो गए, लेकिन जब अचानक उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि समुद्र का पानी उनके सर के ऊपर से टकरा रहा है। डेविड ने तुरंत पाल को फहराया, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि तुरंत पाल के टुकड़े टुकड़े हो गए। अपनी छोटी बोट पर कंट्रोल मेंटेन करते करते उनकी पतवार भी टूट गई। अब अगले 8 दिनों तक ये सभी लड़के बिना किसी खाना या पानी के समुद्र में बहते रहे। बारिश का पानी जमा करने के लिए उन्होंने नारियल के खोखले टुकड़ों का यूज किया, लेकिन बारिश इतनी कम हो रही थी कि वो ज्यादा पानी जमा नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से सभी लड़कों को बस सुबह 1 घूंट और शाम को 1 घूंट पानी पीना पड़ रहा था। उन्होंने मछली पकड़ने का भी ट्राई किया, लेकिन उसमें भी उन्हें कुछ खास हाथ नहीं लगा। लेकिन फिर उस 8वें दिन उन्होंने होराइजन पर एटा आइलैंड देखा, जो उन्हें एक चमत्कार जैसा लग रहा था। एटा की ज्यादातर जमीन पहाड़ों और खड़ी चट्टानों से भरी हुई थी। लड़के उनकी छोटी फिशिंग बोट को एटा आइलैंड पर क्रैश करने में कामयाब रहे, जिससे कि वो बोट चट्टानों पर टुकड़े टुकड़े हो गई और उन्हें भी कई चोट और घाव हो गए। आइलैंड के किनारे पर पहुंचने में उन्हें लगभग 36 घंटे लगे। मैनो आइलैंड पर पहुंचने वाला पहला लड़का था और अब उनका मानना था कि गुजारा करने के लिए ये आइलैंड उस खतरनाक समुद्र से बेहतर रहेगा। थक कर सभी लड़कों ने एक गुफा खोदी और आराम करने लगे, और क्योंकि सियोने और स्टीफन इस ग्रुप में सबसे बड़े थे तो वो दोनों ने लीडरशिप रोल्स लेकर अपनी जिम्मेदारियां शेयर कर ली। इन दोनों में से एक सभी को जिंदा रहने के लिए गाइडेंस देता तो दूसरा सभी लड़कों की देखभाल का ध्यान रखने लगा था। साथ ही ये सब अपने रेस्क्यू के लिए रोज एक साथ प्रार्थना भी करते थे, लेकिन इन लड़कों को एक साथ सरवाइव कैसे करते हैं इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। सियोने ने आइलैंड के जंगल के बारे में उन छोटी छोटी ट्रिक्स को याद करने की कोशिश की जो कि उसके पिता ने उसे सिखाई थी। एक छोटी सी उभरी हुई चट्टान ढूंढकर लड़कों ने उसके नीचे बिस्तर बनाए, जिससे उन्हें सोते समय कुछ सुरक्षा मिल सके। उन्होंने धीरे धीरे पानी भरने के लिए पेड़ों को खोखला कर दिया, लेकिन पीने के लिए पानी जमा करने में लगभग 4 से 5 दिन लग जा रहे थे।
वो समुद्री बर्ड्स को पकड़ने के लिए खड़ी चट्टानों पर चढ़ गए, ना सिर्फ उन बर्ड्स को खाने के लिए बल्कि उनका खून पीने के लिए भी, क्योंकि उनके पास पीने के पानी की काफी कमी होने लगी थी। और क्योंकि उनके पास आग जलाने की कोई खास महारत नहीं थी, इसलिए उन्हें सब कच्चा ही खाना पड़ता था। हर दिन सभी लड़के इस उम्मीद में लकड़ी के दो टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर खींचकर आग जलाने की कोशिश करते थे कि जिससे फ्रिक्शन के कारण आग की चिंगारी पैदा होगी, जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। वो ये जानते थे कि आग जलाकर वो जिंदा रहकर अपना बचाव कर सकते थे और तो और कुछ पका हुआ खाना भी खा सकते थे। इसीलिए उन्होंने हार नहीं मानी और हर दिन वो आग जलाने की कोशिश करते रहते थे। कभी कभी इन लड़कों में आपस में बहस और लड़ाई भी हो जाती थी, लेकिन हर बार ऐसा होने पर वो खुद को शांत करने के लिए एक ब्रेक ले लेते थे, जिसमें वो अकेले जंगल में वॉक करने के लिए चले जाते थे और वहां पर रोते भी थे। और फिर ग्रुप में वापस आने से पहले खुद को पूरी तरह से शांत करने की कोशिश करते थे। उनके सर्वाइवल के लिए उन्हें मिलकर काम करना था, जो कि किसी भी झगड़े से कई ज्यादा इम्पोर्टेंट था। उन सब ने मिलकर इस बात पर एग्री किया कि अगर उनके बीच कोई झगड़ा होता है तो झगड़ा होने के बाद वो सभी अपना वक्त 4 घंटे अलग होकर बिताएंगे। कोलो, जो कि एक म्यूजिशियन भी था, उसने उनकी टूटी हुई बोट से कुछ तार के टुकड़े, लकड़ी का एक तख्ता और एक नारियल लेकर एक गिटार बनाया। खुद को व्यस्त रखने के लिए लड़कों ने कुछ सॉन्ग्स लिखे और आज तक कोलो, जो कि अपने 70 के दशक में है, उसके पास अभी भी वो नारियल का गिटार है और वो अभी भी वो सॉन्ग्स गाता है जो कि लड़कों ने एटा आइलैंड पर लिखे थे। This is the story about this island, an island so difficult to land on. This island has got 2 scary mountains. If I take a wrong step, I fall into the ocean. Here the dates are unknown, like forgotten tears, and tears are my daily sustenance. Better for me to die and rest eternally than feeling lonely on this unknown island. I am crying from the wilderness, and I don't have any hope here, but I have asked God to calm my sorrows. लड़कों ने इसे एटा आइलैंड पर ही लिखा था। अब 6 महीने बीत चुके थे और फाइनली ऐसा हुआ। आखिरकार एक लड़के ने आग जला ली। ये पहला ऐसा पल था जब उन्हें इस आइलैंड पर कुछ खुशी मिली थी। अब लड़कों के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये आग ही थी। हर पल इसकी रक्षा की जाती थी और कोई न कोई हमेशा आग की लपटों को हवा देता रहता था ताकि आग जलती रहे और बुझ न जाए। उन्होंने पत्तियों और शाखाओं से एक छोटी झोपड़ी बनाई और उसकी सुरक्षा के लिए सेफ्टी से आग को अंदर ले गए। जब तक लड़के आइलैंड पर रहे तब तक उन्होंने एक बार भी आग को बुझने नहीं दिया था। उनमें से हर एक को हर दिन कम से कम 2 समुद्री बर्ड्स को पकड़ने की जरूरत थी, जो कि उनके खाने और पीने की जरूरतों के लिए इनफ रहेगा। एक दिन शिकार के दौरान स्टीफन का पैर फिसल गया और वो एटा आइलैंड की खड़ी पहाड़ियों में से एक चट्टान के नीचे गिर गया। दूसरे लड़कों ने उसकी तलाश की और उसे एक पतली सी कगार पर पाया और उन्होंने देखा कि उसका पैर टूट चुका था। स्टीफन को उनकी छोटी सी झोपड़ी में वापस ले जाया गया और उसके पैर को ब्रांचेस से बांध दिया गया ताकि उसे आराम मिल सके। बाकी लड़कों ने ये ध्यान रखा कि स्टीफन अच्छी तरह से आराम करे और पूरी तरह से ठीक होने के बाद ही वो सबके साथ मिलकर काम करे। गार्डियन के मुताबिक सियोने ने मजाक में कहा था कि चिंता मत करो, हम तुम्हारा काम करेंगे, जबकि तुम वहाँ राजा तुफाहू तोपाऊ की तरह लेटे रहो। स्टीफन को ठीक होने में और फिर से अपने पैरों पर चलने में कुछ महीनों का समय लग गया, लेकिन बाकी लड़कों ने तब तक आइलैंड पर उसका काम आपस में बांट लिया और उसकी पूरी तरह से देखभाल भी की। हर दिन आइलैंड पर लड़के बाहर जाते थे और अपने सर्वाइवल और रेस्क्यू के लिए कुछ ढूंढने की कोशिश करते थे। जब वो आखिरकार एटा आइलैंड के पहाड़ों में से एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो उन्होंने एक बेहतरीन खोज की। उन्होंने एक पुराने गांव का खंडर देखा जिसका मूल्यांकन साल 1863 में कैप्टन मैग्रथ ने किया था। वहाँ लड़कों को वाइल्ड युक्का और दूसरी कुछ सब्जियां भी मिली और सरप्राइजिंगली गांव द्वारा उनकी एग्जिट के दौरान छोड़े गए मुर्गियों के बच्चे भी मिले। हर रात लड़के एक खेल खेलते थे, मुर्गियों को पकड़ो। आखिरकार उन्होंने इनमें से लगभग 200 मुर्गियों को पकड़ लिया। उन्होंने इन मुर्गियों को नारियल के टुकड़े खिलाकर और उनकी देखभाल करके जिंदा रखा। ये मुर्गियां उन्हें अंडों के रूप में खाना देती थी और लड़के सिर्फ तभी मुर्गियों को मारकर खाते थे जब बाहर खराब मौसम की वजह से वो समुद्री बर्ड्स का शिकार करने नहीं जा पाते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि स्टीफन की तरह और कोई दूसरा लड़का भी घायल हो जाए। थोड़े दिनों बाद लड़कों ने एक राफ्ट बनाई और एटा आइलैंड को छोड़ने की कोशिश की, पर उनका प्लान फेल हो गया क्योंकि वो राफ्ट किनारे से लगभग 1 मील की दूरी पर ही टूट गई
और लड़कों को वापस तैरकर आइलैंड पर आना पड़ा। हालांकि ये शायद उनके लिए ही अच्छा था कि उनका प्लान फेल हो गया, क्योंकि उनके पास अभी भी कंपास नहीं था। एटा आइलैंड पर लगभग 1 साल गुजारने के बाद लड़कों ने अपने रेस्क्यू की उम्मीद भी छोड़ दी थी और उन्होंने अब ये स्वीकार करना शुरू कर दिया था कि उन्हें अपनी लाइफ के बाकी बचे हुए दिन भी इसी आइलैंड पर बिताने पड़ सकते हैं। उन्होंने अपने लिए और ज्यादा एक परमानेंट शेल्टर बनाया और लगभग 100 साल पुराने विलेजर्स के द्वारा छोड़ी गई सब्जियों की खेती पर काम करना शुरू कर दिया। सभी लड़के आइलैंड पर खेती, मुर्गियों की देखभाल, शिकार और आग जलाने का काम आपस में एक पैर बनाकर करते थे। हर दिन वो एक्सरसाइज करते थे, इस डर से कि अगर वो आलसी या कमजोर हो गए तो ये आइलैंड उन्हें मार डालेगा। अपने आप को एंगेज रखने के लिए उन्होंने एक बैडमिंटन कोर्ट भी बनाया, जहाँ पर वो टूर्नामेंट खेला करते थे। एक दिन आइलैंड को एक्सप्लोर करते समय लड़कों को आइलैंड पर रहने वाले कुछ आखिरी लोगों में से एक बूढ़े इंसान की हड्डियां मिली। लड़कों ने उसकी हड्डियां ले ली और उसे अच्छे से दफन कर दिया और उस बूढ़े इंसान और अपने लिए दुआ की, इसी उम्मीद में कि उन सभी को आइलैंड से बचा लिया जाएगा और वो उस बूढ़े इंसान की तरह एटा आइलैंड पर नहीं मरेंगे। इस समय पीटर वार्नर अपने खुद के एडवेंचर पर था। पीटर आर्थर वार्नर का सबसे छोटा बेटा था। आर्थर वार्नर एक समय ऑस्ट्रेलिया का सबसे पावरफुल इंसान था। पीटर अपने पिता के नक्शे कदम पर नहीं चला क्योंकि उसका सपना मछुआरा बनने का था। जब पीटर अपने शिप जस्ट डेविड से साल 1966 में टोंगा से घर जा रहा था और जब उसका शिप एटा आइलैंड से गुजर रहा था, तब पीटर के क्रू में से एक मेंबर ने किसी इंसान की आवाज सुनी। पीटर ने इसे खारिज करते हुए कहा कि ये सिर्फ समुद्री बर्ड्स की आवाज थी, लेकिन इसे करीब से देखने के लिए वो मान गया। 11 सितंबर को जब जस्ट डेविड जहाज एटा आइलैंड से गुजर रहा था, तब पीटर ने आइलैंड पर जलने के और झुलसने के निशान देखे। इन आइलैंड्स में आग अपने आप शायद ही कभी लगी हो, इसलिए वो क्यूरियस हो गया। पीटर करीब से देखने के लिए एटा आइलैंड की ओर बढ़ा, फिर भी उसने दूरी बनाई रखी क्योंकि वो श्योर नहीं था कि आइलैंड पर क्या चल रहा था। ऑफ कोर्स ये आग कैस्टावेज बॉयज ने ही जलाई थी। एक बार जब लड़के एक आग लगाने में सफल हो गए तो उन्होंने इस उम्मीद में कई और आग जला दी जिससे कि पास से गुजरता हुआ कोई जहाज उन्हें देख लेगा। लेकिन 4 बार जब उन्होंने किसी जहाज को देखा तो वो उन्हें देखने से काफी करीब आने से पहले ही दूर चले जाते थे। अचानक लड़कों ने जस्ट डेविड शिप को अपने आइलैंड के करीब आते देखा तो वो सभी पानी में कूद गए और तैरकर जहाज तक पहुंच गए। उन्होंने पीटर से परफेक्ट इंग्लिश में बात की और बताया कि उन्हें इस आइलैंड पर कम से कम 15 महीने हो चुके हैं, लेकिन आइलैंड पर उनकी स्लेट पर दिन काउंट करने की मेथड की वजह से वो लोग श्योर नहीं थे कि उन्हें एग्जैक्टली इस आइलैंड पर कितना समय हो गया था। ये पता चला कि लड़कों की बताई गई दिनों की गिनती में सिर्फ 2 दिन की ऊंच नीच थी। इस कहानी से हैरान और इस पर बिल्कुल भी विश्वास न करते हुए पीटर ने टोंगा टोपोव को रेडियो कॉल किया और बताया कि उसे एक आइलैंड पर 6 बच्चे मिले हैं जो कह रहे हैं कि वो स्कूल से भाग गए थे। जैसे ही उन्होंने जहाज पर एक दूसरे को देखा, लड़कों को कैप्टन की सावधानी समझ में आ गई। उनके बाल लंबे हो गए थे और वो अपने सारे कपड़ों से भी बड़े हो गए थे, इसीलिए अब वो सभी नेकेड थे। जब वो जस्ट डेविड शिप की ओर पागलों की तरह तैर रहे थे तो वो नज़ारा देखने लायक रहा होगा। 20 मिनट के बाद एक इमोशनल रेडियो ऑपरेटर ने घोषणा की, आपने उन्हें ढूंढ लिया। इन लड़कों को मरा हुआ समझ लिया गया था, यहाँ तक कि इनका अंतिम संस्कार भी कर लिया गया है। अगर ये वही बच्चे हैं तो ये सचमुच में एक चमत्कार है। जैसे ही पीटर ने सभी लड़कों को एक जहाज पर टोंगा टोपोव छोड़ा, उन लड़कों ने फिर से एक साथ प्रार्थना की और कहा, हमें डर था कि आप सब हमें भूल गए होंगे। हम अब जीवित हैं, हम अब बेघर नहीं है। घर वापसी के बावजूद लड़कों की परीक्षा अभी भी खत्म नहीं हुई थी। लड़कों के वापस आने के बाद डैनियला उइला ने अपनी चोरी हुई बोट को नजरअंदाज नहीं किया। लड़कों के इतने सब कुछ झेलने के बाद भी मछुआरे ने उनके खिलाफ आरोप लगाए और आइलैंड पर लौटने पर उन सभी को चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। ये सुनकर पीटर ने एक प्लान बनाया कि वो इन लड़कों की इस अनबिलीवेबल स्टोरी के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाएगा और डॉक्यूमेंट्री से जो भी कमाई होगी उससे उस मछुआरे की बोट का पैसा चुकाकर सभी लड़कों को उनकी फैमिली से मिला देगा। बोट की कीमत चुकाने के बाद फाइनली लड़के अपने बेहद खुश माता पिता से मिल गए। डॉक्टर्स ने सभी लड़कों की जांच की
और वो स्टीफन के टूटे हुए पैर की सेटिंग को देखकर सरप्राइज रह गए। स्टीफन के पैर पर बस सिर्फ एक निशान बाकी रह गया था और बाकी उसका पूरा पैर वो यूज कर पा रहा था। इसके बाद लड़कों ने डॉक्यूमेंट्री बनाने में और बोर्ड के चुकाए गए पैसे जमा करने में पीटर की मदद की और अपने रेस्क्यू के कुछ हफ्ते बाद ही वो सब डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए एटा आइलैंड वापस चले गए। इस डॉक्यूमेंट्री को साल 1966 में ऑस्ट्रेलियन टीवी पर पहली बार ऑन एयर किया गया था। एक नायक की तरह पीटर ने सभी लड़कों को बचाया, इसलिए किंग टफाउ टॉपाउ 4 ने पीटर को रिवॉर्ड के रूप में टोंगन वाटर्स में लॉबस्टर फिश के फिशिंग राइट्स दे दिए। लड़कों को बचाने के बाद पीटर को लगने लगा कि उसका एक सफल मछुआरा बनने का सपना अब पूरा हो गया है। पीटर और लड़कों ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई उसमें उन्होंने उनकी ये इच्छा जाहिर की कि एक दिन टोंगन लोग एटा आइलैंड पर लौट सके और फिर से आबाद हो सके। उन लड़कों की तरह भागकर नहीं, बल्कि वैसे जैसे कि विलेजर्स उस आइलैंड के डिस्ट्रॉय होने से पहले वहां रहा करते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक टोंगन साम्राज्य एटा आइलैंड को फिर से आबाद नहीं कर पाया है। हालांकि कई लोगों को उम्मीद है कि एक न एक दिन ये पॉसिबल हो जाएगा और ये आइलैंड फिर से लोगों की आबादी से भर जाएगा, जैसे कि पहले हजारों सालों तक हुआ करता था। तो ये थी एक सच्ची कहानी टोंगन कैस्टवेज की। मिलते हैं अगली बेहतरीन वीडियो में। जय हिंद।